तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ग्रीन कार्नेशन के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एल्डर जानजू लिनजुई के कहे के मुताबिक 9th लेवल के स्पीयर को लेकर वहां पर एंट्री मारते हैं और लिनजुई इस वेपन को अपने हाथ में पकड़ता है। उसके ऊपर एक सील लगी होती है जो कि रेड हीवन पवेलियन के नाम से होती है। जाओ जाओ कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये वाला स्पीयर तो हमें मिलने वाला था। मैं इसी स्पीयर को लेने के लिए तो आज यहाँ पर आया था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले यहाँ पर आकर फाइट कर लेते हैं, कुछ मजा कर लेते हैं, उसके बाद स्पीयर को लेकर वापस चले जाएंगे। ये वाला स्पीयर तो इनके हत्थे चढ़ गया है, लेकिन ये लोग इसके ऊपर सील को कैसे हटाएंगे। तो हमारा लिनजुई अपने पास से बैज निकालता है जो कि उनके रेड हीवन पवेलियन का बैज होता है, एक स्टूडेंट बैज। देखने के बाद एल्डर जाओ जाओ और भी हैरान होते हैं और कहते हैं इस लड़के के पास रेड हीवन ऑर्डर कहां से आ गया, इस लड़के को कैसे पता है कि हम लोग इस रेड हीवन ऑर्डर को यूज करते हुए स्पीयर के ऊपर से सील को हटा सकते हैं। ये वाला रेड हीवन ऑर्डर तो हमारे जीजैन की रिंग के अंदर से मिला होगा। लिनजुई कहता है रिफाइनिंग क्लैन वाले रेड हीवन पवेलियन के लोगों को खुश करने के लिए जहाँ पर ये वाला गिफ्ट उनको देने वाले थे, इसी वजह से उन्होंने इसके ऊपर एक सील लगाई हुई थी, रेड हीवन क्लैन की सील, जिसको सिर्फ और सिर्फ रेड हीवन ऑर्डर की मदद से हटाया जा सकता है। ये सारे का सारा मैंने पहले से प्लान किया हुआ था। मुझे पता था कि उन लोगों के पास स्पीयर है, वो तुम्हारे लिए बना रहे हैं और उसके ऊपर सील भी लगी हुई है। इसी वजह से मैंने मास्टर जानजू को वहां पर पहले भिजवा दिया ताकि वो स्पीयर को लेकर आ सके। उसके बाद तुम अपने डिसाइपल्स को लेकर यहाँ पर चले आए ताकि मुझे ये वाली सील भी मिल सके। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम खुद से यहाँ पर इस रेड हीवन पवेलियन ऑर्डर को मेरे पास लेकर आए, जिसकी मदद से मैं सील को हटा सकता हूँ। तो साथ ही वो सील को तोड़ता है और सील को तोड़ने के बाद उसके अंदर से जो एनर्जी निकलती है उसे वो स्पीयर के ऊपर डाल देता है। स्पीयर के ऊपर डालने के बाद जो सील होती है रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। हमारा लिनजुई इस वेपन को अपने हाथ में पकड़ते हुए सामने की तरफ रिलीज करता है तो उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। ये देखकर तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि ये स्पीयर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और देखते ही देखते स्पीयर के ऊपर जो सील लगी होती है वो खत्म हो जाती है। सील के खत्म होने के बाद हमारा लिनजुई कहता है एल्डर लियू, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें एक नया वेपन देने वाला हूँ, ये लो, ये एक 9th लेवल का वेपन है जो तुम्हारे लिए है, इसको यूज करो। और वो उसकी तरफ फेंक देता है। एल्डर लियू जो कि एक स्पीयर यूजर है, वो स्पीयर को अपने हाथ में पकड़ते हैं और कहते हैं सेंट किंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही वो स्पीयर को अपने हाथ में पकड़ता है तो स्पीयर के अंदर से फिनिक्स निकलता है जो कि फायर से बना होता है और बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकलती है। तो सेक्टर चीफ कहती है लगता है कि स्पीयर ने अपने मास्टर को चूज कर लिया है, उसने अपने मास्टर को पहचान लिया है कि इसका मास्टर कौन है। मास्टर लियू भी अपने अंगूठे के ऊपर कट लगाते हैं और अपने ब्लड को स्पीयर के ऊपर लगाते हैं ताकि वो उसे अपना मास्टर मान सके। तो जैसे ही वो स्पीयर के साथ उसका बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाती है, अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है। मास्टर लियू अपने स्पीयर से कहते हैं तो आज के बाद मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, हर फाइट में मेरा बहुत ज्यादा साथ देना। एल्डर जाओ जाओ सोच रहे होते हैं मुझे सबसे पहले टूल रिफाइनिंग सेक्टर में जाना चाहिए था और वहां पर जाने के बाद अपने स्पीयर को लेना चाहिए था। वैंगजियन क्लैन के लोग तो ये बहुत ज्यादा होशियार निकले। इन लोगों ने जहाँ पर ये सारा कुछ प्लान किया हुआ था और इन्हें बड़ी आसानी के साथ हमारे हाथ से हमारी चीजें छीन ली हैं। एल्डर डीजेंग और एल्डर जामिंग दोनों एक दूसरे के साथ लिपट कर कहते हैं मुझे लगता है कि आज के बाद हमें भी सेंट किंग के साथ अच्छे से पेश आना होगा। क्या पता खुश होने के बाद वो हमें भी यहाँ पर इस तरह का एक पावरफुल 9th लेवल का वेपन दे दें। आज के बाद का हमारा मिशन है कि हमें उनके साथ बहुत ही प्यार से पेश आना है। लियू अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं ना कहते हैं अब अगर यहाँ पर एल्डर जाओ जाओ खुद भी मुझसे फाइट करना चाहे तो मैं उनको भी हरा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अब इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है, मेरा वेपन बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो एल्डर लियू आगे बढ़ते हैं और लिन से कहते हैं कि आपको यहाँ पर मेरी हेल्प की जरूरत है, अगर आप चाहो तो मैं इन सभी लोगों को सिर्फ एक ही झटके में मार सकता हूँ। लॉन्ग लिन भी इसे कहते हैं हाँ यहाँ पर मैं भी फाइट करने को रेडी हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं भी फाइट करूंगा। बात सुनने के बाद एल्डर जाओ जाओ कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये सभी लोग तो यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। लिन उन दोनों को वहीं पर रोक देता है और कहता है नहीं नहीं मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ से जाने वाले हैं। साथ ही हमारा लिन उन लोगों को धमकी भी दे देता है। वो उनसे कहता है दोबारा हमारे वैंगजियन क्लैन को ढूंढने की कोशिश भी मत करना, यहाँ पर हमारे करीबी मत आना। अगर तुमने इस बारे में सोचा भी तो तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी हो जाएगी, इतनी ज्यादा बुरी हो जाएगी कि तुम्हारा रेड हीवन पवेलियन ये बचेगा ही नहीं। एल्डर जाओ जाओ उसे कहते हैं मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा, आप मुझे ये बताओ क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। तुम्हारा लिन उसे कहता है नहीं तुम मेरा नाम जानने के लायक नहीं हो, चलो यहाँ से दफा हो जाओ। एल्डर जाओ जाओ बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने के बाद अपने बचे हुए 3 डिसाइपल और एक डिसाइपल की लाश लेकर वहाँ से वापस की तरफ निकल जाते हैं, जबकि हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं सेंट किंग वाकई में बहुत ही महान इंसान है, इन्होंने हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फाइट को जितवा दिया। सेक्टर चीफ आगे बढ़ती है और लिन से कहती है लगता है कि तुम्हें टूल रिफाइनिंग सेक्टर वालों के बारे में पहले से पता था कि वो लोग स्पीयर बना रहे हैं। हमारा लिन उसे कहता है तुम्हें ये सब के बारे में मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एल्डर जानजू की जाकर तारीफ करो क्योंकि उन्हें इस सेक्टर के बारे में पहले से पता था। ये सब कुछ तो उन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाया है। जानजू वहाँ पर सोच रहे होते हैं ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लगता है कि ये मेरे और किंजी के रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ऊपर से ये दोनों इस तरह बात करें, मुझे लगता है कि इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप कोई ऑर्डिनरी रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारे डीमन सी लैंड का जो मकसद है वो बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। मैं इस मिशन को पूरा नहीं कर सका तो हमारे एनवॉय इस मिशन को जरूर पूरा करेंगे। सेक्टर चीफ उसे कहती है एल्डर जानजू आपने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा काम किया है, आपके अचीवमेंट्स को देखते हुए मुझे लगता है कि आपके मेरिट्स के मुताबिक आपको रिवार्ड दिया जाएगा। आप मुझे बताएं कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही वो सोच रही होती है कि लिनजुई चाहता है कि मैं एल्डर जानजू के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आऊं ताकि मैं मदद
करूँ उसको यहाँ पर छुपे रहने में और उसे लगे कि यहाँ पर उनके ताल्लुकात अच्छे होते जा रहे हैं। सुप्रीम एल्डर जानजू से कहते हैं सेक्टर चीफ आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, हमारे सेक्टर की जो प्रॉब्लम है वो मेरी भी प्रॉब्लम है। साथ ही वो सोच रही होती है मुझे इस बात के ऊपर भरोसा करना ही होगा कि सेंट किंग ने मुझे वो एंटीडोट दी थी, मुझे लगता है कि यही डीमन सी लैंड से आया हुआ एनवी है, मुझे इसके ऊपर हर बात के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, यही मुझे अचीवमेंट्स दिलवाएगा। हमारा लिंजी इन लोगों से कहता है ये वाली सिचुएशन यहाँ पर तो सेटल हो चुकी है लेकिन ये मसला अभी बहुत ज्यादा बड़ा है। वो सभी एल्डर से कहता है सभी एल्डर्स मेरे साथ आओ, मुझे तुम लोगों के साथ कुछ बहुत ही जरूरी बातें डिस्कस करनी है। वो उन सभी को लेने के बाद अंदर रूम के अंदर चला जाता है। मेन हॉल के अंदर जाने के बाद अपने पास एक पेपर निकालता है, पेपर के अंदर कुछ चीजें लिखता है। वो एक लिस्ट बनाकर उन लोगों से कहता है मैं चाहता हूँ कि होंगमेंग बैटल के स्टार्ट होने से पहले तुम सभी लोग इन चीजों को ढूंढकर मेरे लिए लेकर आओ। इसके ऊपर कुछ स्पेशल चीजें लिखी हुई है, वो सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा रेयर है लेकिन तुम्हें वो लेकर आनी होंगी, इतनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अच्छा है। तुम इन सभी चीजों को ढूंढकर मेरे पास ले आना, चलो जल्दी से इस लिस्ट को देख लो। तो वो लोग इस लिस्ट को उठाते हैं और उसके ऊपर जो चीजें लिखी होती है उनको देखते हैं और कहते हैं कि मास्टर जहाँ पर जो कुछ भी लिखा हो हम वो सभी चीजें आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। उन सभी के वहां से चले जाने के बाद सेक्टर चीफ से कहती है लगता है कि तुमने यहाँ पर फिर से कोई नया आइडिया सोचा है, बताओ तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, कि तुमने यहाँ पर ये सारी स्पेशल चीजें क्यों मंगवाई है। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल बेकार है, तुम्हारे लिए किसी भी काम की नहीं है। तो लीन उसे कहता है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब टाइम आएगा तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ये सारी चीजें क्यों मंगवा रहा हूँ। साथ ही वो उसे कहता है एक और बात, मैं अपने साथ जियांची को लेकर क्लियर पॉइंट में जाने वाला हूँ, क्या तुम्हें इस बात से कोई एतराज तो नहीं है। वो उसे कहती है लेकिन तुम उस छोटी जियांची को अपने साथ लेकर क्यों जा रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि वो भी बहुत ज्यादा छोटी है। लीन आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि वो बहुत ज्यादा छोटी है, तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रही हो कि वो छोटी है, तुम यहाँ पर किस सेंस में बात कर रही हो। सेक्टर चीफ उसे कहती है मैं यहाँ पर किसी और बारे में बात कर रही हूँ। तो हमारा लीन उसकी चेस्ट की तरफ देखते हुए उसे कहता है हाँ ये बात तो वाकई में ठीक है कि वो काफी ज्यादा छोटी है और उसके छोटे भी है, लेकिन फिर भी क्या करे, जो उसकी जरूरत है इसी वजह से मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। सेक्टर चीफ उसकी बात सुनने के बाद शर्म के मारे लाल हो जाती है और चिल्लाकर उसे कहती है जाओ जाओ दफा हो जाओ जहाँ से, उसे अपने साथ लेकर जहाँ जाना है वहाँ पर चले जाओ, अगर तुम यहाँ से अभी नहीं जाते तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। तो नेक्स्ट सीन में क्लियर पॉइंट का दिखाया जाता है। हमारा लिंजुई जियांची को अपने साथ लेता है, क्लियर पॉइंट में चला जाता है। लिंजुई से कहता है मैं कल्टीवेशन करने के लिए क्लियर पॉइंट के अंदर जाने वाला हूँ, तुम यहीं पर रहना और जहाँ पर मेरा ध्यान रखना, क्योंकि अगर मेरे पर कोई खतरा आता है तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। जियांची उसे कहती है ठीक है मास्टर, मैं यहीं पर रहूंगी और आपकी रक्षा करूंगी, अगर कुछ भी होता है तो मैं आपको जरूर बचाऊंगी। लिंजुई जल्दी से पानी के अंदर चला जाता है। जब वो पानी के अंदर जाता है तो वहाँ पर जीजी पहले से मौजूद होती है। वो उसे कहता है जीजी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जीजी आगे बढ़ती है और उसे कहती है मेरी बहन ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर अपने जख्मों को हील करने के लिए और कल्टीवेट करने के लिए क्लियर पॉइंट में आने वाले हो, तो मैं भी जल्दी से यहाँ पर चली आई ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। हमारा लीन उसे कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पर सिर्फ इसी वजह से आई हो कि तुम्हें मेरे ऊपर शक था कि मैं जियांची को अपने साथ लेकर आया हूँ, कहीं मैं तुम्हारे बैट्समैन के साथ कुछ और न कर दूं। तो जीजी उसे कह दिया नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, मुझे पता है कि तुम मेरे अलावा किसी के साथ भी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। वो उसे कहती है मैंने सुना है कि आज तुमने रेड ह्यूमन पवेलियन के एल्डर को एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाया है और उन लोगों को डरा कर भगा दिया है। तब से तुम हमारे वेंक्सियन क्लैन में एंटर हुए तब से तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छे से बढ़ती जा रही है, तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। लीनू से कहता है तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी नजर में मैं किस तरह ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ। प्रिंसेस जीजी आगे बढ़ती है और उसे किस करते हुए कहती है तुम तो हर एक चीज में अच्छे हो। और साथ ही वो लोग वहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं और गप्पे लगाते हैं। थोड़ी देर वहाँ पर बैठने के बाद जीजी उसे कहती है अच्छा ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। जीजी के वहाँ से चले जाने के बाद लीन वहीं पर पानी के अंदर ही लेट जाता है और कहता है चलो अब यहाँ पर टाइम आ चुका है, मैं यहाँ पर उन सारे के सारे क्रिस्टल्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता हूँ कि उस लड़के जीजैन की रिंग के अंदर से मुझे मिले हैं। लीन उसी पानी में बैठकर उस रिंग को एक्टिवेट करता है, उसके अंदर से वो सारे के सारे क्रिस्टल्स को बाहर निकालता है, उन क्रिस्टल्स को पानी के अंदर फेंक देता है। पानी के अंदर वो सारे क्रिस्टल्स गिरने के बाद उनकी एनर्जी पहले से बढ़ जाती है और हमारा लीन उन सभी की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगा है। उन सभी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है, सारे क्रिस्टल वहाँ पर एनर्जी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। हमारे लीन की बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जब वो सारे के सारे उसकी बॉडी के अंदर जा रहे होते हैं तो हमारा लीन यहाँ पर फोर्सफुली अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाने की कोशिश करता है। जब भी यहाँ पर फोर्सफुली कोई भी अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाने की कोशिश करता है तो आसमान के ऊपर से थंडरबोल्ट्स उसके ऊपर गिरते हैं। लीन कहता है लो आ गया, आसमान के ऊपर से डिवाइन ट्रैबुलेशन मेरे ऊपर गिरने वाली है। तो आसमान के ऊपर से काफी सारी ठंडा इलेक्ट्रिसिटी हमारे लीन की बॉडी के ऊपर गिरने वाली है, जबकि हमारा लीन यहाँ पर क्रिटिकल स्टेज के ऊपर है, यानी कि वो ब्रेक थ्रू करने की स्टेज में है। जियांची को भी ये महसूस हो जाता है। जियांची कहता है लगता है कि ठंडा क्लैमिटी मास्टर के ऊपर गिरने वाली है, मुझे सेंट किंग को बचाना होगा। तो जियांची जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ती है। वो अपनी स्वर्ड डेरिवेटिव स्वर्ड टेक्निक के 10th फॉर्म को यूज करते हुए उस इलेक्ट्रिसिटी को वहीं पर रास्ते में ब्लॉक करने की कोशिश करती है ताकि वो हमारे लिंजुई के ऊपर ना गिरे। जैसे ही वो अटैक को उस इलेक्ट्रिसिटी के साथ टकराती है तो उसी वक्त वो खुद भी पीछे की तरफ गिर जाती है। पर मास्टर लॉन्गलिन को भी दिखाते हैं जो कि दूसरी तरफ दूर खड़े ये देख रहे होते हैं और कहते हैं ये क्या आसमान के ऊपर से ठंडा क्लाइमेटी क्यों गिर रही है। ऐसा तो नहीं है कि कोई यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है।
लगता है तो ऐसा है जैसे हमारे सेंट किंग यहाँ पर फोर्सफुली अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्टर चीफ को भी यहाँ पर कुछ महसूस होता है। सेक्टर चीफ कहती है जहाँ पर बहुत ही पावरफुल थंडर क्लैमिटी गिरी है, यानी कि थंडर इलेक्ट्रिक बोल्ट्स नीचे की तरफ गिर रहे हैं। लगता है कोई रीइंकार्नेशन राम में ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर रहा है। जियांची ने यहाँ पर अपना काम पूरा कर दिया, उस थंडर इलेक्ट्रिसिटी को वो थोड़ा बहुत ब्लॉक करती है, जबकि बाकी के सभी को हमारा लिंजुई अपने हाथ को ऊपर उठाकर उसको ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद वो सामने की तरफ देखता है कि जियांची ऊपर से नीचे की तरफ गिर है। वो जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है, जियांची को कैच करते हुए वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर बिठा देता है और कहता है तुम ठीक हो। जी कहती है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उसे कहता है आप यहाँ पर चुपचाप मेरे सामने बैठ जाओ, मैं यहाँ पर इसी थंडर क्लैमिटी को यूज करते हुए तुम्हें भी ब्रेक थ्रू करवाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम स्वर्ड कल्टीवेशन में एक और ब्रेक थ्रू कंप्लीट करो, तो हम दोनों को यहाँ पर कुछ ना कुछ तो फायदा हो। उसे वहीं पर अपने सामने बिठा लेता है और साथ ही अपनी एनर्जी को भी उसकी बॉडी के अंदर इम्ब्यूट कर रहा होता है ताकि उसे ब्रेक थ्रू करवा सके। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।